हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्निंग विद समवन। आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे अवतल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसके पुराने वीडियोस देख सकते हैं। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा। और अगर आप रिवीजन के लिए आए हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं, बट अगर आप फ्रेश हैं तो आप पहले इसकी थ्योरी देखिए चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण के प्रश्नों को कराने से पहले मैं आपका क्विक रिवीजन करा देता हूं कि अब तक हमने क्या सीखा था। उसमें हमने 4 नियम देखे थे, जिसमें हमने देखा था पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई समानांतर किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर है ये किरण, अगर कोई किरण आती है तो वह परावर्तित होकर फोकस से जाती है। यह हमारा पहला नियम था। दूसरा नियम ये था हमारा कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वह अवतल दर्पण से परावर्तित होकर उसी डायरेक्शन में जाएगी और वह सी से ही पास होगी। तीसरा नियम हमने देखा था कि अगर कोई किरण फोकस से होकर गुजरती है तो वह अवतल दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। फोर्थ नियम हमने देखा था कि अगर कोई किरण पोल की साइड आती है एंगल आई बनाते हुए मुख्य अक्ष से, तो वह एंगल आर बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। ये हमने 4 नियम देखे थे। अब इससे रिलेटेड हमने 6 केसेस देखे थे जिसमें प्रतिबिंब बनता है। उन केसेस को भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। आइए सबसे पहला केस देखते हैं, जिसमें हमने वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा हुआ है। ये एक मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आई जो अवतल दर्पण से टकराकर फोकस से पास हो गई। ये एक दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से आई, अवतल दर्पण से टकराकर उसी डायरेक्शन में पास हो गई। अब आप देख सकते हैं ये दोनों किरणें कभी आपस में मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये किरणें डाइवर्ज हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। लेकिन इसका प्रतिबिंब बनता है तो वो किस प्रकार बनता है, अगर इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पर प्रतिबिंब बनाएगा। और ये किस प्रकार का प्रतिबिंब है, ये आभासी प्रतिबिंब है, क्योंकि लाइंस कभी एक्चुअल में मीट नहीं करी हैं। अब इस प्रतिबिंब के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे हमने, एक बार देख लेते हैं। पहला, यह दर्पण के पीछे बनता है। यह वाला पार्ट पीछे का होता है दर्पण का, और यह वाला पार्ट दर्पण के आगे कहलाता है। दूसरा हमने क्या देखा कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब बना है। सीधा इसलिए क्योंकि यह भी मुख्य अक्ष के ऊपर है। तीसरा हमने क्या देखा कि इसका जो साइज है वह आवर्धित है, वस्तु के आकार से बड़ा है। ये इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये आपको याद रखना है। ये वाला जो केस है ये स्पेशल केस होता है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। जो दर्पण के उपयोग हैं सबसे ज्यादा उपयोग इसी केसेस से होते हैं। आइए नेक्स्ट केस देखते हैं। इसमें हमने क्या रखा था, इसमें हमने फोकस पर वस्तु को रखा था। हम जानते हैं जब फोकस पर वस्तु को रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब इंफिनिटी पर बनता है। देखते हैं कैसे। ये फोकस पर हमने वस्तु रखी, पहली किरण आई समानांतर मुख्य अक्ष के, तो ये फोकस से पास हो गई। दूसरी किरण सी से आई, दर्पण से टकराकर सी से ही पास हो गई, तो ये दोनों किरण आपस में समानांतर है। इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इंफिनिटी पर बनेगा, मतलब कि बहुत ज्यादा दूर जाकर बनेगा कहीं पे। तो आप देख सकते हैं अगर ये बहुत ज्यादा मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो अब इसकी क्या क्या विशेषता है प्रतिबिंब की। पहला, यह अनंत पर बनेगा। दूसरा, यह वास्तविक होगा। हम ऐसा मानकर चलते हैं कि ये लाइन आपस में इनफाइनाइट पर मीट कर जाएंगी, इसलिए इसको वास्तविक मानते हैं। और यह उल्टा होगा क्योंकि यह मुख्य अक्ष के नीचे है। हमारा ऑब्जेक्ट मुख्य अक्ष के हमेशा ऊपर होता है, तो यह वास्तविक और उल्टा हो गया। और तीसरे में क्या हो गया, यह जो है बहुत ज्यादा आवर्धित हो गया, क्योंकि ये जितना हम दूर जाते जाएंगे
तो ये साइज बढ़ता रहेगा। इस प्रकार से ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इस वाले केसेस के। थर्ड केस देखते हैं हम, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है। देखते हैं इसकी इमेज कैसे बनती है। सबसे पहले पैरेलल लाइन आई, ये फोकस से गुजर गई। दूसरी वक्रता केंद्र से आई, ये दर्पण से टकराकर वापस उसी से चली गई डायरेक्शन से। इन दोनों लाइंस को आप पीछे एक्सटेंड मीट करेंगे तो ये यहाँ पर जाकर मीट हो जाएंगी। तो इस प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली, यह सी से बाहर बनती है, दर्पण के तो सामने है ही। दूसरी, यह वास्तविक है और उल्टी है। तीसरा, यह आवर्धित है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इसके भी हैं। आप इसको देख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के नीचे इसलिए उल्टा है और वस्तु से बड़ा है तो ये आवर्धित है। वास्तविक इसलिए क्योंकि ये 2 लाइंस आपस में एक्चुअल में मीट करती हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं। ये हमारा फोर्थ केस है। इसमें हमने ऑब्जेक्ट को वक्रता केंद्र पर रखा है। देखते हैं कैसी इमेज बनती है। पहले पैरेलल लाइन आई, मिरर के बाद वो फोकस से चली गई इस प्रकार। ये दूसरी लाइन आई जो फोकस से, इसमें हमने रूल नंबर 3 का यूज किया है। अभी तक हमने पहले और दूसरे रूल का यूज कर रहे थे, इसमें हमने तीसरे रूल का यूज किया है। इसमें हमने फोकस से लाइन पास कराई है तो वह मिरर से टकराकर मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जब आपस में यहाँ पर मिलेंगी तो यहाँ पर इमेज बनाएंगी। अब इस प्रतिबिंब की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला, यह सी पर बनेगी। दूसरा, यह वास्तविक होगी और उल्टी होगी। तीसरा, यह समान आकार की होगी। आप देख सकते हैं इसमें इसका आकार ऑब्जेक्ट के आकार के बिल्कुल समान है और यह सी पर बन रही है और यह वास्तविक है क्योंकि लाइन एक्चुअल में मीट करती है यहाँ पर। अगर नेक्स्ट केस देखते हैं, फिफ्थ केस। ऑब्जेक्ट हमने रखा है सी के बाहर, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है। देखते हैं लाइंस किस प्रकार आती हैं। किरणें, पहली किरण आई समानांतर मुख्य अक्ष के तो वह टकराकर फोकस से चली गई। दूसरी किरण आई जो सी से पास करके गई तो वह टकराकर वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। तो ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, ये जब आपस में मीट करेंगी यहाँ पर तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेंगे। अब इस प्रतिबिंब की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं एक बार। पहला, यह एफ और सी के बीच में बनता है। दूसरा, यह वास्तविक है और उल्टा है। तीसरा, यह हासित है, यह डिमिनिश्ड है। आप इन केसेस को याद रखेंगे। नेक्स्ट केस देखते हैं। ये हमारा लास्ट केस है जिसमें हमने वस्तु को अनंत पर रखा है। यहाँ पर इनफाइनाइट पर वस्तु रखी है जो कि मुख्य अक्ष से ऊपर ही मानी है हमने। ये 2 समानांतर किरणें आपस में समानांतर है, मुख्य अक्ष से समानांतर नहीं है। तो ये किरणें आएंगी इस प्रकार से और ये एंगल आई एंगल आर बनाते हुए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग परावर्तित हो जाएंगी। ये पहली किरण आई, ये वाली फर्स्ट है और ये वाली सेकंड है। तो यहां से जब आएगी तो ये फर्स्ट है और ये वाली यहां से टकरा कर आएगी, ये सेकंड है। ये दोनों किरणें जब यहाँ पर आएंगी तो ये फोकस पर मीट करेंगी। तो इस प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं हैं देख लेते हैं। पहली, यह फोकस पर बनेगी। दूसरा, यह वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तीसरा, अत्यंत हासित होगा। ये देखो आप, बहुत छोटी सी इमेज बनेगी और अगर हम इन
जो समानांतर किरणें हैं इनको अगर हम मुख्य अक्ष की समानांतर कर दें तो एक बिंदु इमेज बनती है फोकस पर, ये हम जानते हैं। अब हमने क्या क्या सीखा, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, और इसमें आपको मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको कैसे याद रखना है। ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका पोल है ध्रुव, ये आपका फोकस है, ये आपका सी है। फिर से मैं बना रहा हूं एक बार, ये पोल है, ये फोकस है, ये सी है। अगर हम सिर्फ एक केस याद कर लें कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो हमारी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। ये मैं ऑब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ, वस्तु, और नीचे वाले डायग्राम में मैं इमेज बता रहा हूँ, प्रतिबिंब। देखिए ये फर्स्ट है। अगर हम एक पोल और फोकस का केस छोड़ देते हैं, वो एक एक्सेप्शन होता है, उसको छोड़ देते हैं, बाकी एक पैटर्न में मूव करता है। देखिए अगर हम फोकस पे वस्तु को रखते हैं तो हमारी इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनती है, ये फर्स्ट केस है। अब हम रखते हैं फोकस और सी के बीच में, यहां पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारी इमेज बनती है सी और इन्फिनिटी के बीच में, यहां पर कहीं, ये दूसरा प्रतिबिंब है। तीसरा हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं सी पर, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो सी पर ही बनता है। देखिए फोर्थ हम रखते हैं सी से भी पीछे वस्तु को, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सी और एफ के बीच में बनता है। फिफ्थ हम रखते हैं इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को, तो हमारा प्रतिबिंब बनता है फोकस पे। अब आप इसमें क्या क्या बात नोट करेंगे, सबसे पहले अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस से दूर जा रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा अगर फोकस से दूर जा रहा है तो प्रतिबिंब हमारा इन्फिनिटी से फोकस की तरफ आता है। ये इसमें हुआ पहला पॉइंट याद करने का। दूसरा पॉइंट क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस से दूर जाता है, इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो जो इमेज का साइज है वो इन्फिनिटी पे बहुत बड़ा होता है, फिर ये थोड़ा छोटा हुआ, फिर ये और छोटा हुआ, और छोटा हुआ, और फोकस पे बहुत ज्यादा डिमिनिश्ड हो गया, बहुत ज्यादा हासिल हो गया। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट फोकस से दूर जाता है वैसे वैसे हमारा प्रतिबिंब का साइज छोटा होता जाता है। फोकस से दूर ऑब्जेक्ट गया हमारा तो प्रतिबिंब हमारा छोटा होता चला जाता है। ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। कुछ नोट देख लेते हैं जिसमें हमने वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर माना गया है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमने ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। दूसरा, वस्तु दूरी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं जो हमेशा ऋणात्मक होती है क्योंकि ये वस्तु दर्पण के बाईं ओर होती है, तो ये माइनस साइन होगा, यू हमेशा माइनस होगा। तीसरा, अभी उत्तल दर्पण की बात नहीं करेंगे, सिर्फ अवतल की करेंगे। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस जो है वो दर्पण के बाईं ओर होता है। बाईं ओर वाले सारे डिस्टेंसेस हम नेगेटिव में लेते हैं एज पर चिन्ह परिपाटी, तो इसका फोकस भी हो गया नेगेटिव। ये दो पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चंस करने में। वी हमारा कुछ भी हो सकता है। वी अगर फर्स्ट केस देखें हम जिसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है तो उसमें वी पॉजिटिव होगा, बाकी सभी केसेस में भी नेगेटिव होगा। वस्तु की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव होगी, H1 जो है हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि वो हमने मुख्य अक्ष के ऊपर माना है हमेशा। और प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले केस में पॉजिटिव होगी क्योंकि वह आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो वह मुख्य अक्ष के ऊपर होता है। बाकी सभी केसेस में नेगेटिव होगी क्योंकि उसमें वास्तविक और उल्टी इमेज बनती है। तो ये आपको याद रखना है, नहीं तो आप डायग्राम से जल्दी से बनाकर निकाल सकते हैं। दर्पण सूत्र ये आपको याद रखना है, 1/v + 1/u = 1/f। ये दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है
u दर्पण से वस्तु की दूरी है, फोकस दर्पण का फोकस दूरी है, ये आपको याद रखना है। और लास्ट में आवर्धन, आवर्धन के दो फॉर्मूले हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइड बाय वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बोलते हैं h2, वस्तु की ऊंचाई बोलते हैं h1। दूसरा, प्रतिबिंब की दूरी डिवाइड बाय वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को बोलते हैं v और वस्तु की दूरी को बोलते हैं u। इसमें माइनस साइन आपको याद रखना है। ये कुछ नोट है। m पॉजिटिव अगर है तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। m पॉजिटिव मतलब कि आपकी जो इमेज है वो सीधी बन रही है, मुख्य अक्ष के ऊपर बन रही है। m नेगेटिव मतलब आपकी जो इमेज है वो मुख्य अक्ष के नीचे बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है। m इज इक्वल टू 1 मतलब आपकी जो इमेज का साइज है जो h1 है वो इज इक्वल टू h2 हो जाता है। m इज ग्रेटर देन 1 मतलब कि आपकी इमेज आवर्धित है, मतलब h2 जो है वो आपका ग्रेटर देन h1 है। फिफ्थ में m इज लेस देन 1 मतलब कि आपकी जो इमेज है वो छोटी है वस्तु के आकार के मुकाबले, तो h2 इज लेस देन h1। ये आपका हो गया m इज ग्रेटर देन 1 वाले केस में, ये आपका हो गया m इज लेस देन 1 वाले केस में, और ये हो गया आपका m इज इक्वल टू 1 वाले केस में। ये आपको सब याद रखना है। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है, हम 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ना है आपको। सबसे पहले आपने देखा अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी हुई है, जैसे ही आपको ये दिखे आप तुरंत इसका डायग्राम बना लीजिए। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी हुई है। F जो है अवतल दर्पण का माइनस में लिया जाता है, तो F हो गया माइनस 15 सेंटीमीटर। ये जो दूरी हो गई ये आपकी हो गई 15 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं क्या कहते हैं, का उपयोग करके वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। सीधा सीधा प्रतिबिंब सिर्फ केस 1 में बनता है, जिसमें हमने देखा था कि वस्तु को कहां पर होना चाहिए, पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए, कहीं पर भी हो। अगर वस्तु यहां पर होगी कहीं पर भी तो इसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा, जो कि दर्पण के पीछे होगा। तो क्या पूछा क्वेश्चन में, दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण से वस्तु की दूरी, अब हमें हमारे फॉर्मूले में 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f में 3 चीजें इसमें हमें होती हैं, जिसमें से मिनिमम 2 चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम तीसरी चीज को निकाल सकते हैं। इसमें सिर्फ हमें फोकस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दी हुई है, फोकस दूरी दी हुई है, बाकी ये दिया हुआ है। बाकी इनमें से एक और चीज देते अगर तो तीसरी चीज हम निकाल पाते, जबकि ऐसा नहीं दिया गया क्वेश्चन में। हम ये बता सकते हैं कि वस्तु जो है वो पोल और फोकस के बीच में कहीं है, पर हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। दूसरे में क्या कहते हैं, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, ये हम बता सकते हैं कि जो भी वस्तु पोल और फोकस के बीच में होगी उसका आकार हमेशा आवर्धित होगा, ये हम बता सकते हैं। किरण आरेख खींचना है तो केस 1 वाला हम डायग्राम बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा, ऐसे कीवर्ड्स पे आपका ध्यान जाना चाहिए, और वस्तु से बड़ा दिखाई देता है तो वस्तु की स्थिति होगी। अब इसको अगर आपको केसेस याद हैं तो आपको पता लग जाना चाहिए कि आभासी और सीधा सिर्फ एक केस में बनता है। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा C हो गया। सिर्फ एक केस में बनता है जहां पर हमारा वस्तु P और F के बीच में होता है, तो यहाँ पर आभासी और सीधी इमेज बनती है जो कि आवर्धित होती है, जो दर्पण के पीछे होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, इसमें मैं बताना कौन सा ये। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच गलत है, वक्रता केंद्र पर गलत है, वक्रता केंद्र के बाहर गलत है, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच, ये हमारा आंसर सही होगा यहाँ पर, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। जैसे ही आपको कुछ भी दिखे तो आप तुरंत डायग्राम बना लो। ये हमने बना लिया अवतल दर्पण, ये P, ये F, ये C। F इज इक्वल टू -10, माइनस इसलिए क्योंकि ये अवतल दर्पण है जिसका फोकस हमेशा माइनस में लिया जाता है।
अब इसने पूछा है वस्तु को इस अवतल दर्पण के सामने कहां पर रखना चाहिए जिससे प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के समान आकार। इसमें आपको ध्यान जाना चाहिए वस्तु के समान आकार का। जैसे ही आपने देखा तुरंत आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि वस्तु सी पर होगी, उसका प्रतिबिंब सी पर होगा। जब भी ऐसा होता है तो वस्तु की जो हाइट होती है h1 वो प्रतिबिंब की हाइट h2 के बराबर होती है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, वस्तु को इस दर्पण के सामने कहां पर रखा जाना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी पर। अब सी कितना होगा ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, f इज इक्वल टू -10 है। ये जो होता है यहां से यहां तक वक्रता त्रिज्या ये r होती है, तो r हमारी 2f होती है, 2 इंटू 10, ये माइनस में लेना हमें, -20। तो हमारा आंसर हो गया कि हमको वस्तु को कहां पर रखना है, हमें वस्तु को रखना है सी पर, जिसमें वस्तु की दूरी हो गई 20 सेंटीमीटर दर्पण के सामने। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से निम्नलिखित दूरियों पर रखा जाता है। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये पोल हमारा, ये फोकस, ये सी। एफ हमें दिया हुआ है -10, इन दूरियों पर रखा जाता है। सबसे पहले ये 8, ये 10 दिया हुआ है हमें। सबसे पहले रख रहे हैं 8 सेंटीमीटर पर। 8 मतलब 10 से छोटा होगा, तो ये यहीं पे, यहाँ पर कहीं पे रख रहे हैं। ये हमारा ए हो गया, ये इसको मैं ए बस ए की जगह ABCD लिख देता हूँ, समझने में आसानी होगी। ए हो गया जो उसमें हमने 8 सेंटीमीटर दूर पर रखा है। ये इसमें क्या है कि वस्तु की कौन सी स्थिति उत्पन्न करेगी, देख लेते हैं। पहले एक एक करके देखते हैं। ए में हमारा ऑब्जेक्ट अगर हमारा पोल और फोकस के बीच में है तो हमारा प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, तो यहां पर बनेगा हमारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब। बी केस में क्या कह रहा है कि वस्तु को हमने रखा है 15 सेंटीमीटर, एफ हमारा 10 है, तो ये डिस्टेंस भी 10 हो गया, और इसने रखा है 15 पर, तो यहाँ पर बीच में कहीं रखा है, सी और एफ के बीच में रखा है। तो इस केस में हमने देखा था कि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो यहाँ पर कहीं पर बनता है। ये फर्स्ट केस का प्रतिबिंब हो गया, मतलब ए पार्ट का। ये सेकंड हो गया बी पार्ट वाला। इसमें क्या बनता है हमारा वास्तविक और उल्टा। सी में क्या हो गया, सी में रखा है 20 पे, मतलब इसने सी पर ही ऑब्जेक्ट रख दिया, क्योंकि ये डिस्टेंस 10 है और ये भी 10 है, तो टोटल डिस्टेंस 20 हो गया, और यहीं पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो हमारा प्रतिबिंब भी यहीं पर बनेगा। जो तीसरा केस हो गया वो सी वाला, उसमें हमारा क्या बनेगा, वस्तु के समान आकार का। ये वास्तविक और उल्टे में ये आवर्धित भी होता है और ये भी आवर्धित होता है। ये वस्तु के समान आकार का होता है और सी पर बनता है। और डी ऑप्शन में क्या हो गया 25 सेंटीमीटर पर, मतलब सी से भी इधर रखा है कहीं पर, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। तो हमने देखा था जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है सी के लेफ्ट में, तो हमारी इमेज बनती है सी और एफ के बीच में। ये फोर्थ हो गया, तो ये फोर्थ का आंसर हो गया प्रतिबिंब का। इस केस में क्या बनता है वास्तविक और उल्टा और भासित होता है। अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आपको दोबारा डायग्राम बना देता हूँ। ए पार्ट का डायग्राम इस तरह से बनेगा। ये पी है, ये एफ है, ये सी है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा प्रतिबिंब है। बी का डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। ये पी है, ये एफ है, ये सी है। हमने रखा है 8 सेंटीमीटर, तो पहले में था, 15 दूसरे में रखा है, तो हमने रखा है यहाँ पर, जिसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। सी पार्ट में ये पी है, ये एफ है, ये सी है। सी पार्ट में हमने कहाँ रखा है 20 सेंटीमीटर, मतलब हमने सी पे रखा है, तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा
सी पर ही, और डी पार्ट में हमने कहाँ पर रखा है 25 सेंटीमीटर पर। ये पी है, ये एफ है, ये सी है, 25 मतलब यहाँ पर हमने कहीं रखा है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है, ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज हमारी यहाँ पर बनती है, छोटी बनती है। ये ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है, इमेज हमारी छोटी है। तो अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस, मतलब किस में कौन से साइज का बनेगा। पहला बोला है इसने हासित वास्तविक प्रतिबिंब, कौन सी वस्तु की जो लोकेशन है उस पर बनेगी। हासित वास्तविक, हमने देखा यहाँ पे हासित और वास्तविक डी में बन रही है, मतलब कि अगर हम 25 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो वास्तविक और हासित बनेगी। दूसरे में पूछा आवर्धित वास्तविक, आवर्धित और वास्तविक, ये हमारा बी में है, बी में 15 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तीसरे में पूछा आवर्धित आभासी, ये हमारा फर्स्ट में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और फोर्थ में पूछा वस्तु के समान आकार का, ये हमारा हो गया सी, सी मतलब 20 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, छोटे छोटे, ये आपको डायग्राम अगर आता है तो आप बता सकते हैं आराम से। वस्तु की किस स्थिति के लिए अवतल दर्पण वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। आपको देखना है वस्तु के आकार के बराबर, तो मतलब किस स्थिति पे, तो सी पर होगी वस्तु, तभी जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के आकार का बनेगा। तो आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की किस स्थिति के लिए अवतल दर्पण विवर्धित, विवर्धित और आवर्धित एक दूसरे के सिनोनिमस होते हैं, मतलब पर्यायवाची बोल सकते हैं, दोनों का मतलब होता है कि वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। विवर्धित आभासी प्रतिबिंब बनाता है वस्तु की किस स्थिति के लिए। केस 1 याद करो आप, जहां पर एफ और पी के बीच में होता है हमारा ऑब्जेक्ट, वहां पर आवर्धित आभासी इमेज बनती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एफ और पी के बीच में। 7 क्वेश्चन, वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहां पर रखना चाहिए जिससे उसका आवर्धित सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो। सेम 6 का जो आंसर है वही इसका आंसर है, एफ और पी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की किस स्थिति के लिए अवतल दर्पण उल्टा, आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इसमें अगर आपको डायग्राम पता है जिसमें हमें आवर्धित बनानी है इमेज, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां रख दूं तो हमारी इमेज यहां पर बनती है, ये मैंने आपको सिखाया अभी थोड़ी देर पहले। तो इसमें उल्टी इमेज भी है, आवर्धित भी है और वास्तविक भी है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी से बाहर, या बोल सकते हैं सी और सी के बाहर तो इमेज बन रही है हमारी, ये तो हो गई इमेज। हमें बताना है वस्तु कहां पर होगी, वस्तु होगी सी और एफ के बीच कहीं पर भी, तो ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, हमारा आंसर है अनंत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु अवतल दर्पण के अनंत पर है, यहां पर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर, यह आंसर हो गया। वस्तु की स्थिति के लिए अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक और हासित प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक भी है और हासित भी है, आप डायग्राम बनाकर देख सकते हैं, ये P, ये F, ये C। हमें बताना हासित, हासित किस केस में बनता है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट C के बाहर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमारी इमेज यहाँ पर बनती है C और F के बीच में, जो कि हासित होती है और वास्तविक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा C के बाहर हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं C से अनंत के बीच, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल देखते हैं थोड़े से। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण से वस्तु का आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें पता लगी अभी तक। ये हमारा P है, ये F है, ये C है। F हमें दिया हुआ है -12, वस्तु का आभासी सीधा, आभासी सीधा देखते ही आपको ये पता लग जाना चाहिए
कि वस्तु P और F के बीच में कहीं पर रखी है जिसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। इनमें से किस वस्तु दूरी का चयन होगा? आपको बस ये देखना है कि इस डिस्टेंस से कम होना चाहिए कहीं पर भी हो F और P के बीच में, तो वह आपका आंसर होगा। F 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 12 से छोटी जो भी वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगी। 20 नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता, 10 आंसर है आपका, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण में 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, F इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। निम्नलिखित दूरी में से व्यक्ति को इस अवतल दर्पण से अपने चेहरे को किस पर रखना होगा जिससे वह हजामती दर्पण के रूप में कार्य कर सके? मैंने आपको अवतल दर्पण के उपयोग में सिखाया था कि जो केस 1 है वो सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि उसमें हमारा प्रतिबिंब सीधा बनता है और आवर्धित बनता है। यही हमारे काम का होता है मेनली। तो हमें हजामती दर्पण के रूप में यूज करना है उसको अगर, तो हमारा जो लोकेशन होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की, जो पोजीशन होनी चाहिए, वो फोकस और पोल के बीच में होनी चाहिए, तभी हमारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। तो हम अगर ये देख लें कि फोकल लेंथ से जो भी डिस्टेंस छोटा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। फोकल लेंथ हमें दी हुई है, फोकस दूरी दी हुई है 25 सेंटीमीटर, तो 25 से छोटा कौन सा? 45 नहीं है, 20 है, बाकी ऑप्शन आपके नहीं है, तो आंसर हो गया इसका सेकंड 20 सेंटीमीटर। अगर हम कोई और ऑप्शन यूज करेंगे तो उसमें हमारी इमेज उल्टी बन जाएगी, मतलब उसमें अगर चेहरा इस प्रकार है किसी का, तो वो हजामती दर्पण में इस प्रकार दिखेगा, जो कि हमारे काम का नहीं है, इसलिए ऑप्शन सेकंड वाला आंसर हो जाएगा हमारा। 14 क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को बारी बारी से 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से निम्नलिखित दूरियों पर रखा जाता है। डायग्राम बना लेते हैं। फर्स्ट केस में ये PFC 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी हुई है, मतलब ये हमें 15 दिया हुआ है, तो ये भी 15 हो गया हमारा। इसमें पूछा है कि वस्तु की कौन सी स्थिति बनाएगी। देख लेते हैं वस्तु को कहां पर रखा। फर्स्ट केस में रखा 35 सेंटीमीटर पे, ये यहां से यहां तक हो गया 30, वस्तु को रखा है यहां पर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है फर्स्ट केस में। सेकंड केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? 20 सेंटीमीटर पर, ये 30 है टोटल, तो 20 यहां पर कहीं होगा, क्योंकि 15 से तो बड़ा होगा, तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। थर्ड केस में 10 सेंटीमीटर पर रखा है, ये F हो गया, ये C हो गया, ये 15 और ये भी 15। थर्ड केस में बोला 10 सेंटीमीटर, 10 जो है 15 से छोटा हो, तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर कहीं होगा P और F के बीच में। और फोर्थ में बोला 30 सेंटीमीटर, ये 15 है, ये भी 15 है, तो 30 सेंटीमीटर मतलब C पर ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब हम देख लेते हैं इनकी इमेज कहाँ कहाँ बनेगी। सबसे पहले C के बाहर है, तो इमेज हमारी यहाँ पर बनेगी और छोटी होगी, तो इसमें होगी हासित इमेज और वास्तविक होगी। ठीक है, इसमें C और F के बीच में रखा हुआ है, तो हमारी इमेज कहाँ पर बनती है? यहाँ पर C के बाहर, तो इसमें होगी आवर्धित और वास्तविक तो होगी। इस केस में हमारी इमेज पोल और फोकस तो स्पेशल केस है, इसमें हमारी इमेज बनती है दर्पण के पीछे, जो कि आवर्धित तो होती है, सीधी, आभासी, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके। फोर्थ केस में C पर है, तो हमारी इमेज भी बनेगी C पर। ये इमेज थी हमारे, यहाँ पर इमेज बनेगी सीधी, मतलब उल्टी बनेगी, वास्तविक और उल्टी और समान आकार की और C पर बनेगी। उल्टी ये सारी इमेजेस भी हैं, ये भी उल्टी इमेज है और ये भी उल्टी इमेज है। अब देख लेते हैं पूछा क्या है, वस्तु की कौन सी स्थिति बनाएगी? आवर्धित, वास्तविक, प्रतिबिंब। आवर्धित और वास्तविक और ये वाला सेकंड ऑप्शन हो गया हमारा इसका आंसर। सेकंड में पूछा आवर्धित, आभासी, प्रतिबिंब।
आभासी में तो एक ही केस है हमारे पास, ये वाला, तो हमारा इसका आंसर हो गया थर्ड। हासित वास्तविक प्रतिबिंब, हासित और वास्तविक एक ही केस है इस वाले में, तो ये हो गया फर्स्ट। और फोर्थ पूछा है वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब, तो ये हो गया फोर्थ। ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, बने हुए प्रतिबिंब का आकार, प्रकृति और स्थिति ज्ञात कीजिए। आकार बताने का मतलब होता है हमें बताना है प्रतिबिंब की हाइट, h2 हमारे पास बताना है। प्रकृति बताने का मतलब होता है कि आभासी और सीधा है या फिर वास्तविक और उल्टा है, ये होता है प्रकृति बताना। और स्थिति बताने का मतलब होता है प्रतिबिंब का दर्पण से डिस्टेंस बताना होता है हमें, जो हम b से डिनोट करते हैं। ये हमें तीनों चीजें बतानी है। अब हमें दिया क्या क्या है, 1 सेंटीमीटर आकार की वस्तु, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। h1 वस्तु के आकार को हम h1 से डिनोट करते हैं, जो कि 1 सेंटीमीटर है। अब इसमें प्लस लगाएंगे कि माइनस, ये हम चिन्ह परिपाटी से देखेंगे। वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है, तो इसलिए ये +1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट फोकस दूरी दी हुई है हमें 10 सेंटीमीटर। हमें पता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो ये हो गया -10 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण से वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, u हो गया इसका -15 सेंटीमीटर। अब हम दर्पण सूत्र लगाएंगे, 1/v + 1/u = 1/f। वैल्यू डाउन पुट कर देंगे इसमें। हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब हमें v निकालना है, तो और हमें u दिया हुआ है +1/-15 = 1/-10। 1/v, मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप सॉल्व तो इसको कर ही सकते हैं। -1/10, ये इधर जाएगा तो +1/15 हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 30, -3 + 2, 1/v = -1/30, v हो गया -30। ये आपका आ गया प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। अब आप चाहे तो डायग्राम से बता सकते हैं इजीली। ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। फोकल लेंथ हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 15, ये भी 10 है तो ये भी 10 हो गया। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 15 मतलब यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हम वैसे भी देख सकते हैं। हमें अगर केसेस याद है तो फोकस और सी के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमारी इमेज बनती है सी के बाहर, यहाँ पर कहीं हमारी इमेज बनेगी। और वैसे भी देख सकते हैं v हमने निकाल लिया है -30, तो ये 20 है तो ये भी 10 होगा, सी से इमेज का डिस्टेंस भी 10 होगा, तो ये हो गई आपकी इमेज। तो इसमें पूछा है स्थिति हमने बता दी -30 सेंटीमीटर, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर। प्रकृति हमें बतानी है, तो इस इमेज की क्या प्रकृति है, वास्तविक है, उल्टा है इमेज और आवर्धित है। ये हो गया इसका प्रकृति। तीसरा पूछा है आकार, इसमें हमें h2 निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं आवर्धन के दो फॉर्मूले हैं, h2/h1 = -v/u। हमें h2 निकालना है, h1 हमें दिया हुआ है 1, v हमने निकाल लिया -30 और u हमें दिया हुआ है -15। माइनस से माइनस कट गया तो h2 हमारा आ गया -2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया प्रतिबिंब का आकार का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या क्या है। 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु मतलब हमें h1 दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। h1 हमेशा पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव साइन लगा देंगे। फिर अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। u हमें दिया हुआ है -16 सेंटीमीटर, जो 3 सेंटीमीटर ऊंचा वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। हमें यहाँ पे प्रतिबिंब की हाइट भी दी हुई है, h2 = 3 सेंटीमीटर। अब हमें साइन देखना है, इस पे प्लस लगेगा फिर माइनस लगेगा। यहाँ पर लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब। जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो उल्टे प्रतिबिंब होते हैं, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं पूछा गया है दर्पण की फोकस दूरी क्या है, f = ? हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले हैं,
m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस p बाई यू। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, अगर हम इनको कंसिडर कर रहे हैं, h2 हमें दिया हुआ -3, h1 दिया हुआ है 2 माइनस v, u हमें दिया हुआ है -16, तो यहाँ पे -16 माइनस से माइनस कट गया, तो हमारा आ गया v इज इक्वल टू -3 इंटू 16 डिवाइड बाई 2 8 -24 सेंटीमीटर। v इक्वल टू -24 सेंटीमीटर हमारा आ गया। हमसे पूछिए f, दर्पण सूत्र लगाएंगे यहाँ पे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/24 माइनस 1/16 इज इक्वल टू 1/f। इनका एल्सियम ले लेंगे, 48 आएगा इनका एल्सियम, तो आगे -2 -3 इक्वल टू 1/f। f इक्वल टू हो गया 48 डिवाइड बाई 5, ये आ गया -9.6 सेंटीमीटर। तो हमारा f हो गया -9.6 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है, ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। स्थिति मतलब होती है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, जो हम v से डिनोट करते हैं। v हमारा -24 हो गया, तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया, ये सेकंड का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण उसके सामने 10 सेंटीमीटर पर रखी एक वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। सबसे पहले वास्तविक लिखा हुआ है यहाँ पे, और 3 गुना आवर्धित है, तो यहाँ पर m इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। अब साइन देखना है m पे क्या लगेगा, क्योंकि यहाँ वास्तविक लगा है, वास्तविक का मतलब होता है वास्तविक और उल्टा बनेगा, तो m इज इक्वल टू -3 हो गया। यहाँ पर m के फॉर्मूले हमारे पास दो हैं, h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू -v बाई यू। अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एक अवतल दर्पण उसके सामने 10 सेंटीमीटर पर रखी एक वस्तु, मतलब हमें u दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब कहाँ पर स्थित है, हमसे v पूछ रहा है वो, तो हम यहाँ पे लगा देंगे -3, इसको और इसको इक्वल कर देंगे, इज इक्वल टू -v बाय यू, -3 इक्वल टू -v बाय -10 जो दिया हुआ है हमें, तो v इक्वल टू हो गया -30 सेंटीमीटर। यह आपका आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 क्वेश्चन। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जो आपकी इमेज की हाइट है वही आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट है, और वैसे भी समतल दर्पण में जो इमेज बनती है वो सेम हाइट की होती है, दर्पण से भी उतनी दूरी की होती है, जितना ऑब्जेक्ट दर्पण से दूर होता है उतनी इमेज दर्पण से दूर होती है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है समतल दर्पण के, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। देख लेते हैं पहले क्या क्या गिवन है हमें। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, f इक्वल टू -20, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, u इक्वल टू -10 दिया हुआ है। पूछ रहे प्रतिबिंब दूरी की गणना करें, हमसे v पूछ रहा है, ये तो सिंपल आप कर सकते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, वैल्यू पुट कर देंगे, v हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा है, बने प्रतिबिंब के 2 लक्षण बताइए तथा किरण खींचे। इसको बताने के लिए हमें पहले v कैलकुलेट करना पड़ेगा, चलिए करके देख लेते हैं। 1/v माइनस 1/10 इज इक्वल टू -1/20, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा -1/20 प्लस 1/10, एलसीएम हो गया 20, -1 + 2 इक्वल टू 1/20, ये हो गया v हमारा, तो v इक्वल टू हो गया +20 सेंटीमीटर। अब डायग्राम बना लेते हैं, ये p हो गया, ये f, ये c, हमें दिया हुआ है f 20 है, ये डिस्टेंस 20 है, तो ये भी 20 होगा, और हमारा v जो है 20 है प्लस में, तो v इधर होगा कहीं पे, ये 20 है, और हम जानते हैं u हमारा -10 है, मतलब u हमारा -10 है, तो हम जानते हैं कि जो भी दर्पण के पीछे इमेज बनती है वो आभासी इमेज होती है। तो इसका लक्षण बताने में, तो एक तो ये आभासी होगा, दूसरा ये आवर्धित होगा,
तीसरा ये सीधा होगा। तो ये हम बता सकते हैं। वैसे भी अगर हम स्टार्टिंग में इसको डायग्राम से देख लेते तो हम ये बता सकते थे, जैसे कि ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। F हमें दिया हुआ है 20, तो F से C का डिस्टेंस भी हो गया 20। U हमें दिया हुआ है 10, तो 10 यहां पर कहीं होगा बीच में, ये हो गया U आपका। तो आपको पता है पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज दर्पण के पीछे बनती है। तो हम ये यहाँ से डायरेक्टली भी बता सकते थे कि इमेज बनेगी आवर्धित, आभासी और सीधी। ये हम यहाँ से भी बता सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है जब वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 20 का आंसर करने पहले 20 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। यू भी हमारा -20 हो गया। तो किस तरह से डायग्राम बनेगा, P F C, ये 20 है और U भी हमारा 20 है। तो फोकस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। ये हो गया आंसर। इसको वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/20 वैल्यू पुट कर देंगे, -1/20, तो इधर चला गया 1/v इज इक्वल टू -1/20 प्लस 1/20, ये कट गया। 1/v इज इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू इनफाइनाइट, अनंत पर बनेगी प्रतिबिंब। ये हो गया 20। अब देखते हैं 21। यदि 1 मीटर आकार की एक वस्तु का आवर्धन 2 है, m इज इक्वल टू दिया हुआ है 2, तो हमें बताना है, और हमें h1 दिया हुआ है 1, प्रतिबिंब का आकार बताना है। तो हमें पता है h2/h1 इज इक्वल टू m होता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इज इक्वल टू h2/1, h2 हो गया 2 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। देख लेते हैं पहले क्या क्या गिवन है। 10 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, मतलब हमें h1 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दी हुई है 12 सेंटीमीटर, के अवतल दर्पण से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। यू हमें दिया हुआ है -36 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, ऊंचाई याद कीजिए। ये भी सिंपल है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगाएंगे। एफ हमें दिया हुआ है, यू हमें दिया हुआ है, वी हम निकाल लेंगे। वी निकालने के बाद हम स्थिति और प्रकृति भी उसकी निकाल सकते हैं। ऊंचाई के लिए हम m का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि होता है h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। ये क्वेश्चन कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है बने प्रतिबिंब की प्रकृति का वर्णन कीजिए। प्रकृति बतानी है, हमें बताना है आभासी, सीधा या फिर वास्तविक या उल्टा है। जब वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। P F C, वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, F हमें दिया हुआ है 10, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर। और हम जानते हैं F और C के बीच में भी 10 सेंटीमीटर की दूरी होगी, और ऑब्जेक्ट भी हमारा 20 सेंटीमीटर पे रखा है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो गया, C पर। ऑब्जेक्ट हमारा हो गया C पर। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब कैसा बनता है इसमें, इमेज हमारी बनती है C पर, जो कि होती है वास्तविक, उल्टी और समान आकार की। ये हमारा आंसर हो गया इसका। 24 देखते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण से वस्तु को कितनी दूरी पर रखना होगा। देख लेते हैं पहले क्या क्या गिवन है। F इक्वल टू -10 गिवन है। वस्तु को कितनी दूरी पर रखना होगा, यू हमसे पूछा है यहाँ पे, जिससे उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर बने। हमें यहाँ पर V दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, ये हम इस वर्ड से पता लगाएंगे, ये वास्तविक है।
वास्तविक मतलब दर्पण के बाईं ओर बनेगा, तो ये हो गया माइनस में, -20। हमें बताना है u, फॉर्मूला लगा देंगे 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f -1/20 + 1/u इज इक्वल टू -1/10। आप u कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 सेंटीमीटर ऊंचा सीधा प्रतिबिंब पाने के लिए 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखना होगा। देख लेते हैं। पहले गिवन क्या क्या है, 6 सेंटीमीटर ऊंचा सीधा प्रतिबिंब पाने के लिए, यहाँ पे हमसे H2 की बात कर रहा है। H2 है 6 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये हम इस वर्ड से पता लगाएंगे। सीधा प्रतिबिंब, सीधा मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर, तो ये हो गया +6। पाने के लिए 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, H1 हमारा हो गया 2 सेंटीमीटर। ये हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट का हाइट है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, F इक्वल टू -10 सेंटीमीटर हो गया। अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखना होगा, U हमसे पूछा है। हमारे पास फॉर्मूला है m = H2/H1 = -v/u। हम इस वाले पेयर को लेंगे, H2 है 6, H1 है 2, -v/u। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, जिसमें से हम इसको काटेंगे तो हो गया v = -3u। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1। अब दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास 1/v + 1/u = 1/f। v की ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे, तो 1/-3u + 1/u = 1/, ये -10, ये माइनस ज्यादा बड़ा हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे, -1 + 3 = -1/10, 2/3u = -1/10। इसको रिवर्स कर देंगे, 3u/2 = -10, तो u हो गया हमारा -20/3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को जब अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, सबसे पहले देख लेते क्या क्या गिवन है। अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है वस्तु को, तो u हो गया हमारा -15 सेंटीमीटर। उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण के सामने लिख दिया है तो मतलब बाईं ओर बनेगा, तो v = -10 हो गया। f हमसे पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये तो सिंपल है, 1/v + 1/u = 1/f, -1/10 -1/15 = 1/f। f आप यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को, देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। H1 हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। U हो गया हमारा -8 सेंटीमीटर, जो 4.5 सेंटीमीटर ऊंचा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। H2 हो गया हमारा 4.5 सेंटीमीटर। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा, ये हम इस वर्ड से पता लगाएंगे। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी और सीधा प्रतिबिंब होता है, मतलब वो मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, तो ये हो गया प्लस। दर्पण की फोकस दूरी क्या है, हमारे पास फॉर्मूला m = H2/H1 = -v/u। इस वाले पेयर को लेंगे हम, H2 हमारा 4.5 है, H1 हमारा 3 है, -v और u हमें दिया होगा -8, माइनस से माइनस कट गया। v = हो गया 4.5 × 8 / 3, पॉइंट हटाएंगे 0 लगा देंगे, 3 2 4, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। v हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, तो अब लगा देंगे 1/v + 1/u = 1/f, 1/12 -1/8 = 1/f। f हम इजी यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति। ये प्रतिबिंब की स्थिति हमने पहले निकाल दी, सेकंड का आंसर है, और फर्स्ट का आप यहाँ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। किरण आरेख खींचिए, किरण आरेख आप केस 1 का खींच सकते हैं, जहां पर ये P है, ये F है, ये C है। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा है और इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। ये ऑब्जेक्ट है हमारा और ये इमेज है, क्योंकि V हमारा पॉजिटिव में आया है, और यहाँ से भी देख सकते थे H2 हमारा पॉजिटिव है, मतलब
आभासी और सीधा प्रतिबिंब है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एक अभिसारी दर्पण, यहाँ पे देखो वर्ड बदल दिया, यहाँ पे अब अवतल दर्पण की जगह अभिसारी दर्पण दिया, मतलब कन्वर्जिंग मिरर। और हम जानते हैं कन्वर्जिंग मिरर अवतल दर्पण को ही कहते हैं, अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण ही होता है। एक अभिसारी दर्पण दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु का 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी 1 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, H1 हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, U हमें दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, H2 हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रतिबिंब बनाता है। H2 हमें दिया है 4 सेंटीमीटर। अब ये प्लस में होगा माइनस में होगा, ये इस वर्ड से पता लगेगा, ये वास्तविक लिखा हुआ है, वास्तविक और उल्टा होता है हमेशा, तो ये -4 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें बताना है प्रतिबिंब दूरी, मतलब हमें V बताना है, और फोकस दूरी मतलब हमें F बताना है। हमारे पास फॉर्मूला m = H2/H1 = -V/U, वैल्यू डाल देंगे, -4/1 = -V/-20, V = -80 सेंटीमीटर। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। और फिर आप दर्पण सूत्र लगा लेंगे, 1/V + 1/U = 1/F, -1/80 -1/20 = 1/F। F यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, वो आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 7 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु, देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। 7 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु, H1 हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, F दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। अभी अवतल दर्पण की बात हो रही है, यस अवतल दर्पण की बात हो रही है, तो ये -18 हो गया। दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर पे रखी है, ये हो गया हमारा -20 सेंटीमीटर। दर्पण से किस दूरी पर पर्दा रखना चाहिए जिससे सुस्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है? प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसमें हमसे पूछ रहा है, V पूछ रहा है हमसे कि हम पर्दा कहां पर रखें जिससे हमें क्लियर इमेज मिल सके। देख लेते हैं, हमारे पास फॉर्मूला 1/V + 1/U = 1/F। 1/V हमसे निकालना है, और ये हो गया -1/27 = -1/80। आप यहाँ से V इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए आपको पास फॉर्मूला H2/H1 = -V/U। जब आप यहाँ से V निकाल लेंगे तो उसको यहाँ पुट कर देंगे, H1 आपको पता है, U आपको पता है, तो आप H2 इजीली निकाल पाएंगे। और प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रकृति आप देख सकते हैं कि जब आपका V अगर नेगेटिव आएगा तो आपकी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और आप H2 से देख लेंगे कि वह आवर्धित होगा या हासित होगा। अगर H2 H1 से छोटा होगा तो हासित होगा, और अगर H2 H1 से बड़ा होगा तो आवर्धित होगा। ये हासित होगा, ये आवर्धित होगा। ये आप करके ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। ट्राई करोगे H2 आपका जो भी वैल्यू निकल के आएगी आप कंपेयर करना H1 से कि बड़ी है छोटी है, इससे आप पता लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण में वस्तु को किन दो बिंदुओं के बीच रखें जिससे आवर्धन प्राप्त हो सके? फर्स्ट केस में कह रहा है -3। फर्स्ट देखते हैं, m = -3। 3 का मतलब है इमेज हमारी बड़ी बनेगी, मतलब आवर्धित होगी। माइनस साइन लग गया, माइनस का मतलब है कि हमारी इमेज वास्तविक और उल्टी होगी। अब ये किस केस में होता है? अगर आपको डायग्राम आता है तो आपके लिए आसान क्वेश्चन है। अगर हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो आवर्धित तो यहां भी बनती है हमारी इमेज, पर वो प्लस में बनेगी क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो ये वाला केस इसलिए नहीं होता। इसमें बनेगा ये वाला केस कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो F और C के बीच में रखी हुई है, तो इमेज हमारी यहां पर बनती है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। यहां पर देखो इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो आवर्धित भी हो गई, और ये वास्तविक और उल्टी भी हो गई।
तो इसका आंसर हो जाएगा m इज इक्वल टू -3। अगर हमको प्राप्त करना है तो हमको ऑब्जेक्ट को रखना होगा f और c के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं +2.5। +2.5 का मतलब है 2.5 मतलब 1 से बड़ा है तो आवर्धित हो गया, प्लस साइन है तो आभासी और सीधा हो गया। तो इसमें तो हमारे पास एक ही केस है, पोल फोकस सी। यहां पर अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज हमारी यहां पर बन जाएगी, क्योंकि यही केस में हमारी पॉजिटिव में आती है आवर्धन। तो इसका आंसर हो गया दर्पण के सामने P और F के बीच, ये इसका आंसर हो गया। पोल और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारी इमेज का जो आवर्धन होगा वो +2.5 आएगा। थर्ड -0.4, m इज इक्वल टू -0.4। 0.4 मतलब 1 से छोटा, मतलब हासिल हो गई, माइनस साइन है तो वास्तविक और उल्टी इमेज हो गई। देख लेते हैं किस केस में बनता है ऐसा। ये PFC। अब हमें देखना है कि वास्तविक और उल्टा भी होना चाहिए और हासिल भी होना चाहिए। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं, यहाँ पर यह हमारा ऑब्जेक्ट हो गया C से बियॉन्ड, तो हमारी इमेज C और F के बीच में बनती है इमेज। तो ये जो इमेज होती है ये हासिल भी होती है, वास्तविक भी होती है, उल्टी भी होती है। तो इस केस में हमारा m इज इक्वल टू -0.4 आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C से बाहर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारी इमेज C और F के बीच में बनेगी, जिससे कि हमारा आवर्धन -0.4 आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से वस्तु को कितनी दूरी पर रखें। देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। f इज इक्वल टू -10, वस्तु को कितनी दूरी पर रखें जिससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। v इज इक्वल टू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये पता लगेगा। वास्तविक दिया हुआ है, वास्तविक और उल्टा होता है तो वास्तविक मतलब दर्पण के लेफ्ट साइड में बनेगी इमेज, तो ये -20 हो गया। फोकस दूरी के अवतल दर्पण से वस्तु को कितनी दूरी पर रखें, u हमसे पूछ रहा है। हमारे पास फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f -1/20 + 1/u इज इक्वल टू -1/10। हम यहाँ से u इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू हमारे पास गिवन है। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड में पूछ रहा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो। यहाँ पर v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब लिख दिया है तो मतलब पॉजिटिव। आभासी और सीधा होता है तो ये दर्पण के दाईं ओर होगा, दर्पण के पीछे होगा, तो ये पॉजिटिव होगा। फॉर्मूला सेम है, 1/20 रख देंगे माइनस की जगह यहाँ पे बस, और प्लस 1/u हमें निकालना है और ये -1/10। अब यहाँ से हम u कैलकुलेट कर लेंगे, तो दोनों केसेस में आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, सॉल्यूशन f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, तो वस्तु की वह दो स्थिति ज्ञात करें जहां पर प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के दोगुनी हो। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है। m इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है यहाँ पे, जहां पर प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के दोगुनी हो, मतलब h2 जो है 2 टाइम्स है h1 के, तो m इज इक्वल टू h2/h1 होता है। तो अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, h1 को नीचे ले जाएंगे तो h2/h1 इज इक्वल टू 2 हो गया, तो मतलब m की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ पर 2 तो आ गई, लेकिन ये पूछ रहा है दो स्थिति ज्ञात करें, और यहाँ पर ना हमें ये बताया कि वास्तविक है या फिर आभासी है। तो m +2 भी हो सकता है और m -2 भी हो सकता है, तो हमें दोनों केसेस के लिए निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं m इज इक्वल टू अगर +2 है तो इसमें हमें बताना क्या है, वस्तु की ऊंचाई से दोगुनी हो, तो हमें बताना है वस्तु की दो स्थिति ज्ञात करें। u हमसे पूछा है तो m इज इक्वल टू +2 ले रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि u क्या आता है। 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f हमारे पास फॉर्मूला है।
m इज इक्वल टू +2 है, मतलब माइनस वी अपॉन यू भी होता है इसका फॉर्मूला एक। तो हम v को u के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो v इज इक्वल टू -2u आ जाएगा यहाँ से। ये वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे इस v में, तो ये आ जाएगा -2u प्लस, इसको हटा दें माइनस साइन लग रहा है, प्लस 1/u इज इक्वल टू -1/10। ये आ जाएगा 2u -1 + 2 इज इक्वल टू -1/10। 1/2u इज इक्वल टू -1/10। u इज इक्वल टू आ गया -5 सेंटीमीटर। एक तो ये स्थिति बन सकती है। दूसरी स्थिति बन सकती है जब हम m को -2 ले लें, u हमें निकालना है, m इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -v/u, माइनस से माइनस कट गया, v इज इक्वल टू 2u आ गया। अब वैल्यू डाल देंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/2u प्लस 1/u इज इक्वल टू -1/10, 2u 1 + 2 इज इक्वल टू -1/10। ये हो गया 3/2u इज इक्वल टू -1/10। तो हो गया 2u/3 इज इक्वल टू -10। यू हो गया 2 से 5 टाइम्स कट गया -15 सेंटीमीटर। ये हो गया दूसरा आंसर इसका। दो स्थिति ज्ञात करनी है, और ये आप वैसे डायग्राम से भी देख सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट केस में डायग्राम बनाऊं, जैसे मैं यहाँ फर्स्ट केस का डायग्राम बनाऊं, अगर मैं m को पॉजिटिव ले रहा हूँ, पॉजिटिव किस केस में बनता है, सिर्फ एक केस होता है, अगर ये पोल है, ये फोकस है, ये c है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूं तो तभी जो m है पॉजिटिव आ सकता है, वरना m हर केस में नेगेटिव होता है। तो जिसमें हमारा m पॉजिटिव है तो उसमें ये वाली इमेज बनेगी, मतलब ये वाला डायग्राम यूज होगा। और सेकंड केस में बोल रहा है m इज इक्वल टू -2 है, तो वहां पर ये वाला यूज होगा। ये पोल है, ये फोकस है, ये c है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को c और f के बीच में रख दूं, ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये हमारी इमेज थी। अगर m इज इक्वल टू -2 है तो ऑब्जेक्ट हमारा c और f के बीच में होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर बनेगी, ये हमारी इमेज होगी। तो इस तरह से दो स्थिति हो सकती है वस्तु की। अगर m +2 है तो पहली वाली होगी, अगर m -2 है तो दूसरी वाली होगी। और यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया था कि कौन सी है, इसलिए हमें यहाँ दोनों कैलकुलेट करनी है और दोनों ही यहाँ पे पूछी थी। तो इस तरह से आज हमने देखे अवतल दर्पण के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उत्तल दर्पण के क्वेश्चंस और समतल दर्पण के क्वेश्चंस, और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो क्वेश्चन मैंने पूरी तरह से कैलकुलेट नहीं किए हैं आप ट्राई करना, वो इजीली आप निकाल पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।